इस खित्ते में मिडिल ईस्ट में एक बदमाश है। वो है छोटा सा, लेकिन उसने नाक में सबकी दम किया। वो है गासिब सहियूनी मुल्क इजराइल। हम मान लेते हैं कि अगर अमेरिका उतर आता है इन सब नुकात पे, मान लेता है, लेकिन इजराइल का गारंटर कौन है? क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि लेबनान में शदीद बमबारी हो रही है। 55 के करीब या 60 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं वहाँ पे। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपनी ट्वीट में ये लिखा है कि इस पीस एग्रीमेंट के अंदर, इस जंगबंदी में, सीज फायर में ईरान एंड लेबनान बिल्कुल दोनों शामिल हैं। इसका मतलब है कि ट्रंप से बात हुई है शहबाज शरीफ साहब की। बिल्कुल। अब अगर इसराइल वायलेशन कर रहा है तो अब ये अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को लगाम दे। यही इसराइल है, यही नेतन्याहू है जिसने पहले ट्रंप को मरवाया है। उसको कहा था कि 3 दिन के अंदर ये जंग तमाम कर देंगे, और जब पहले दिन जब आयतुल्लाह खामनाई साहब को शहीद किया तो उन्होंने कहा बस 2 दिन और है, कहानी खत्म। लेकिन वो 40 दिन हो गए, ट्रंप भी फंस गया। है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और नेतन्याहू की मुमारी भी हुई थी। सही बात। और उसके बाद से जेडी वेंस मंजर आम से भी बिल्कुल गायब हो गए थे। फिर मार्को रूबियो आके बयान दे रहे थे बीच में। अब ये वाली सूरत हाल है। एक तो ये कि फिर अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो अपने नाजायज बच्चे को, इसराइल को, जिसको कहा जाता है पूरी दुनिया में कि इसराइल इनका नाजायज बच्चा है, तो उसको रोके। अगर वो नहीं रोकेगा तो फिर बात खराब हो जाएगी। दूसरी बात, लबनान पे जो हुई है, देखें जारियत बहुत ज्यादा है लबनान। हम लोग जो घरों में बैठे थे, फ्लैट्स में रह रहे थे, सो रहे थे, बैठे थे, खाना खा रहे थे, उनके ऊपर बमबारी की है। कब्रिस्तान के ऊपर बमबारी की है जहाँ लोग अपने शोदा को दफना रहे थे। तो ये इसराइल की वो वहशियाना यानी शक्ल है जो हमने पहले वो गजा में भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुमैल शाह और आप देख रहे हैं द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव में वर्ल्ड वायर। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो हालात चल रहे हैं, इस तनाजुर में हम लोग एक करंट अफेयर का प्रोग्राम लाएं जिसमें आपको बाखबर हर दिन हर लिहाज से रखें। तो इस हवाले से आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फ़लस्तीन फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर साबिर अबू मरियम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक सीज़ फायर हो रही है और इसमें पाकिस्तान का भी खासा किरदार है। तो आखिर 11th आवर में ऐसा क्या हुआ कि ईरान और इसराइल की बात बन गई और सीज़ फायर पे दोनों मुल्क उतर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुमैल शाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है वर्ल्ड वायर, और उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह इंटरनेशनल खबरों को दुनिया भर की रोज़ाना की बुनियाद पर आप इसमें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक ये मसला है कि जो अमेरिका और जो ईरान की जंगबंदी का मामला है, जैसा आपने कहा कि ये 11th आवर के ऊपर हुआ है। हकीकत में तो ये 11th आवर नहीं है, बल्कि जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे, उसकी तहजीब ख़त्म कर देंगे। यानी ईरान की तहजीब आपको पता है कि हजार साल पुरानी, 5,500 साल बहुत पुरानी है। तो उसने, ट्रंप ने कहा कि हम इसको खत्म कर देंगे आज रात। यानी 7 और 8 अप्रैल की रात का अल्टीमेटम था, पाकिस्तानी वक्त 3:30 बजे के मुताबिक। बिल्कुल। तो पूरी दुनिया की निगाहें तो इस तरफ थी, लेकिन हकीकत में ये अल्टीमेटम नहीं था, बल्कि ट्रंप का ये यू टर्न था। यू टर्न कैसा था कि देखें, ट्रंप इस जंग के अंदर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने से लेकर अब तक जितने भी काम किए उसकी शिकस्त का बाइस बनते गए। हालांकि पहले दिन ही ट्रंप ये जंग हार गया था। जिस दिन जो सुप्रीम लीडर को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, जनाब आयतुल्लाह खामनाई साहब को, तो उसी दिन ही अमेरिका की शिकस्त हो गई थी। अब ये जो 48 घंटे थे, ये ट्रंप ने अपनी फेस सेविंग के लिए रखे थे कि किसी तरह से उसको कोई फेस सेविंग मिल जाए, और दबाव की एक टेक्निक थी कि शायद वो ईरान को दबाव में लाकर अपने बातों को मनवा ले। लेकिन उसका उलट हो गया। ईरानी कौम ने अपने इत्तेहाद से, अपनी यकजहती से अमेरिका के सारे मंसूबों को नाकाम कर दिया। आपने खुद देखा है कि जिस वक्त ये 48 घंटे का अल्टीमेटम आया और उसने कहा कि हम फलां पुल को, फलां जगह को मारेंगे और यूं कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, आज ईरान खत्म होने जा रहा है, उस वक्त क्या हुआ? ईरान के लोग उन मकामात पर निकल कर खड़े हो गए जहां पर हमले की धमकी दी गई थी। बिल्कुल। ये चीज साबित कर रही थी कि ईरान के अंदर खौफ नहीं था। बिल्कुल। ना सरकारी सतह पे कोई हुकूमत को खौफ था, ना फौज को खौफ था, ना अवाम को खौफ था। रियासत के यही 3 बुनियादी अनासिर हैं कि अवाम, हुकूमत और फौज। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो बनता है इत्तेहाद। तो इस इत्तेहाद ने अमेरिका को मजबूर किया कि वो सीज फायर की तरफ जाए, ईरान को मजबूर नहीं किया। फिर जो 48 घंटे का अल्टीमेटम था, उसके पीछे उससे पहले भी, अगर आपको याद हो, कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी। पाकिस्तान उसके अंदर बड़ी कोशिशें कर रहा था। यहां पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एफर्ट्स को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि पहले दिन से पाकिस्तान ने इसका बीड़ा उठाया और पाकिस्तान मुसलसल
कभी चाइना, कभी सऊदी अरब, कभी मिस्र, कभी उर्दन, कभी किसी के साथ बातचीत कर रहा था। और यही कोशिश थी पाकिस्तान की कि ये जल्द से जल्द कोई सीज फायर हो जाए। अब जब ये मामला हुआ तो बैकडोर जो डिप्लोमेसी थी उसके अंदर भी बातचीत हो रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने इस दफा पाकिस्तान से बड़ी गिड़गिड़ा के बिल्कुल भीख मांगी है कि भाई मुझे बचाओ। ये ट्रंप जो पूरी दुनिया को कहता था कि मैंने पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवा दी, मेरे एक ट्वीट पे पाकिस्तान इंडिया जंग खत्म हो गई, मेरे लाखों लोगों को बचा लिया। हाँ, लाखों लोगों को बचा लिया, मेरे एक ट्वीट पे फला जंग, मैंने 5 जंगें रुकवाई हैं जब से आया हूं। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने तो इसको नोबेल इनाम का भी कह दिया था कि भाई इसको दो। तो अब उसी शहबाज शरीफ साहब के पास ये ट्रंप आया है और उसको कहता है कि भाई मुझे बचाओ, मैं तो फंस गया हूं। तो मैं समझता हूं कि ये 11th आवर पे असल में हकीकत ये है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेके हैं, शहबाज शरीफ साहब के सामने, फील्ड मार्शल के सामने, कि भाई मेरी जान छुड़ाओ। डॉक्टर साहब, ये तो टेम्परेरी सीज फायर है, ईरान की तरफ से भी ये कहा गया है, लेकिन क्या ये पाकिस्तान सफारतकारी के इस मरहले में मुकम्मल सीज फायर की तरफ लेके जा सकते हैं दोनों मुल्कों पे कि, और ट्रम्प ने ये भी बयान किया कि हम ईरान के जो 10 पॉइंट्स हैं उनकी तरफ से जो दिए गए थे उस पर बात करेंगे। जुम्मे को जो मीटिंग होने जा रही है, गालिबन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस आने वाले हैं, और ईरान की तरफ से फ़िलहाल तो अभी कोई नाम सामने नहीं आए हैं, और डॉक्टर गालिबाफ की भी तरदीद कर दी गई है। तो ये मुकम्मल हल की तरफ पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान का किरदार तो सालिस का है। पाकिस्तान इस मुआहदे को ना करने वाला है, ना इस पे कोई वो कर सकता है। पाकिस्तान ने सालिसी की है। सालिसी का मतलब है कि आर्बिट्रेटर है, वो दोनों को बिल्कुल। फैसिलिटेट कर रहा है। ईरान को भी उसने फैसिलिटेट कर दिया, उसने अमेरिका को भी कर दिया। दोनों ने आपस में ये बात तय कर ली है। अमेरिका ने भी इस बात को मान लिया है कि जो ईरान ने 10 नुकाती जो एजेंडा दिया है उसके ऊपर एक फ्रेमवर्क बना है। अभी कोई मुआहदा नहीं हुआ है। पहली बात हमें समझनी है कि मुआहदा नहीं हुआ है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ एक आर्जी 15 दिन का सीज फायर है, जो पहले अमेरिका 45 दिन का मांग रहा था, बिल्कुल जिसे ईरान ने मुस्तरद किया था। मुस्तरद किया है। 15 दिन का मान लिया है पाकिस्तान की फरमाइश पर। अब इस 15 दिन के अंदर मुज़ाकरात जुम्मे को शुरू होंगे, 15 दिन उधर से शुरू होंगे, सही। उस जुम्मे से लेकर नेक्स्ट सेकंड जुम्मे तक 15 डेज के ये मुज़ाकरात हैं। इन 15 डेज के बिटवीन दोनों फरीकैन को ये करना है कि मुआहदे के ऊपर आना है। बिलफर्ज अगर 15 दिन में किसी मुआहदे पर ये नहीं आते तो टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। ये कोई रेड लाइन नहीं है कि 15 दिन में करना है। ये भी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। जो मेरे पास इतलात हैं कि दोनों फरीक अगर मुत्तफिक होंगे तो बिल्कुल। 15 से वो हो सकता है 7 दिन आगे बढ़ा लें, हो सकता है 15 दिन आगे बढ़ा लें। ये भी इम्कानात हैं अभी, ठीक है। एक इम्कान तो ये है। दूसरा इम्कान ये है कि पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान इनको एक अपनी जगह दे रहा है, यहाँ पर इस्लामाबाद में उनको दावत कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है। सालिस है दोनों के दरमियान, क्योंकि बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे। बिल्कुल। बराह रास्त तो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होंगे ही नहीं। तो उसके बिलवास्ता के अंदर पाकिस्तान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, हमारा फील्ड मार्शल है। ये सारे वो लोग हैं जो इसके बिलवास्ता में है, जो इसके बिटवीन है। ये वो मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करेंगे और फिर जो भी फैसला होगा उस फैसले को एक मुआहदे की शक्ल देकर इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जाएगा। बिल्कुल। वो इस्लामाबाद अकॉर्ड फिर जब तरतीब पा जाएगा तो नेक्स्ट फेज में उसे कहा गया है कि वो सलामती कौंसिल से उसकी तौसीक एक करारदाद के जरिए की जाएगी। मींस कोई गारंटर और कंट्रीज भी हो सकती हैं बिल्कुल, जब सलामती चाइना। कौंसिल की जो, क्योंकि देखें डिमांड ईरान ने रखी है। बिल्कुल। अमेरिका की शिकस्त क्यों हुई है, हम क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका हार गया? वो इसलिए हार गया कि ईरान ने 10 नुकात दिए। बिल्कुल। अमेरिकी सदर ने कहा कि हाँ हम इन 10 नुकात पे बात करेंगे, जबकि पहले उन्होंने 15 भी दिए थे। पहले उसकी तो बात ईरान ने तो तरदीद कर दी कि हम इस पे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल 15 नुकात जो अमेरिका ने दिए थे वो कुछ और थे। बिल्कुल। उसमें बैलिस्टिक प्रोग्राम था, उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसमें पता नहीं क्या कुछ था। लेकिन जो 10 नुकात दिए, इसमें आबनाए हरमुज के बारे में बातचीत है, इसमें माशी पाबंदियों को ख़त्म करने की बात है, इसमें फ़लस्तीन, लबनान, शाम, इराक के ऊपर जंग को बंद करने की बात है। इसके अंदर आबनाए हरमुज के जो कंट्रोल है उसको मुश्तरका तौर पर, यानी ये मस्कत और ईरान के साथ वो चलाने की बात है, माशी पाबंदियों को हटाने की, ये वाली सारी बातें इसमें। तो डॉक्टर अब साहब, लेकिन एक और बात ये कि एक और 11th आवर का एक सीन हुआ। वो सीन ये हुआ कि ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल में अपने जो इनका समाजी राब्ते की इनकी वेबसाइट है उस पर इन्होंने पोस्ट की कि हम जो 15 पॉइंट एजेंडा था उसमें से तकरीबन हमारी बात ही पूरी, मतलब बहुत हमने इसमें हल की तरफ जा रहे हैं उसमें से। और उसके अलावा उसने ये कहा कि हम ईरान को इनरिच्ड यूरेनियम उनके पास रहने नहीं देंगे। लेकिन 10 पॉइंट्स में तो ये इनका पॉइंट था कि ईरान का कि हम लोग इनरिच्ड यूरेनियम रखने का हक हासिल रखते हैं। तो इस हवाले से क्या आप कहते हैं, क्योंकि ट्रम्प तो यू टर्न का किंग माना जाता है। किंग माना जाता है, बिल्कुल। ट्रम्प तो नाकाबिले एतमाद आदमी है बिल्कुल। और उसको तो मैं क्या कहना चाहिए, बहुत बड़ा अहमक है।
और जो ईरान का राइट है, देखें जो एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, न्यूक्लियर वो इंटरनेशनल ट्रीटी है। बिल्कुल पाकिस्तान भी उसका मेंबर है, दुनिया के और ममालिक भी हैं, उसी तरह ईरान भी है। तो ईरान कहता है कि एनपीटी के जरिए हमें यूरेनियम आसूदा करने का हक दिया जाए जैसे बाकी मुल्कों को है, तो हम क्यों ना करें। तो ये भी उस 10 नुकात के अंदर है। जबकि देखें अमेरिका ने अगर इन 10 नुकात पे बात की है इस जंगबंदी के मुआहदे की, तो इन्हीं 10 नुकात पे बात होगी। अब अमेरिका ट्वीट पे, ट्रूथ सोशल पे वो कुछ भी लिखता रहे, इस वक्त जो जंगबंदी की बात हुई है जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है, रूस है, बिल्कुल जिन्होंने ये किरदार अदा किया, वो इन 10 नुकात पे बात होनी है। बिल्कुल ये फ्रेमवर्क अभी डिसाइड हुआ है। जो जंगबंदी है इसको कह रहे हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के बाद अगला जो टॉपिक है वो टॉक्स है, टॉक्स से अगला टॉपिक है एग्रीमेंट है, फिर ट्रीटी है, फिर उसकी तौसीक है, सलामती कौंसिल की रेजोल्यूशन है। फाइनली 5 स्टेप हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये अगर ट्रंप जितनी भी बड़कियां मारता रहे, खुद अमेरिका के तजिया निगार ये कह रहे हैं कि ट्रंप ये जंग हार गए। हारी रूस के तजिया निगार ये कह रहे हैं कि जहां ट्रंप ये जंग हार गया वहां पर ये अरब भी जो बादशाह हैं ये भी जलील और रुसवा हो गए। इसराइल के तजिया निगार ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने क्या हासिल किया। इस 10 नुकात में ना बैलिस्टिक मिसाइल का बात है, बिल्कुल ना इस 10 नुकात में न्यूक्लियर पावर की बात है, जो न्यूक्लियर जो एनर्जी की बात है, ना इन 10 नुकात के अंदर जो इनकी क्या कहना चाहिए कि मिसाइल प्रोग्राम है मिसाइल प्रोग्राम उसकी भी बात नहीं है। तो वो तो खुद इसराइल भी तनकीद कर रहा है। जो इसराइल के बड़े सहाफी हैं जो ट्रंप के दोस्त हैं वो भी आज ट्रंप पे तनकीद कर रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए सोशल मीडिया हाँ के ऊपर, फॉर्मर उनके जो Twitter इनके account प्राइम पे मिनिस्टर है देखिए, यार लापिड, उन्होंने कहा कि सारे उस पे तनकीद कह रहे हैं कि तुमने इस क्या टेबल हासिल टॉक किया। में तो इजराइल नहीं था। इसका मतलब है कि ट्रंप ने शिकस्त खा ली। बिल्कुल अब जो भी गुफ्तगू होनी है वो 10 नुकात पे होनी है। बाकी वो ट्रूथ सोशल पे लिखे, फेसबुक पे लिखे, ट्विटर पे लिखे, वो ट्रंप है, वो जो भी ट्रंपियां करता रहे वो करता रहे। लेकिन असल चीज तो ये है जो ईरान ने हासिल कर ली है। बिल्कुल ईरान ने जो जंग लड़ी है, जो कुर्बानियां दी हैं आयतुल्ला खामनाई साहब से लेकर नीचे मासूम छोटी बच्चियों तक, बिल्कुल ये सारी उन कुर्बानियों का समर है जो हमेशा सुनहरी तारीख में याद रखा जाएगा बिल्कुल कि ये इन कुर्बानियों का नतीजा है कि इस लेवल पर आए हैं कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को ईरान ने घुटने टेकने पे मजबूर किया। और यहाँ मैं आपको एक मजे की बात भी बता दूं, आपने भी इसको देखा होगा खुद भी, आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, कि जो ये हमारे जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई साहब ने एक ट्वीट किया था 4 साल पहले कि हम दुश्मन को घुटनों पर ले आएंगे। बिल्कुल आज उसकी ताबीर हो गई है। ताबीर हो रही है हमारे आज सामने। पूरी दुनिया ये कह रही है कि अमेरिका घुटनों पर आ गया है। तो ये उनकी शहादत के बाद भी उनके खून के असरात आज भी नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब हम मान लेते हैं कि अगर ये हमारी विश यही है कि पाकिस्तान के होते हुए ये सारे कामयाब हों, लेकिन इस खित्ते में मिडिल ईस्ट में एक बदमाश है। वो है छोटा सा लेकिन उसने नाक में सबकी दम किया हुआ। वो है गासिब सहियूनी मुल्क इजराइल। हम मान लेते हैं कि अगर अमेरिका उतर आता है इन सब नुकात पे, मान लेता है, लेकिन इजराइल का गारंटर कौन है? क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि लेबनान में शदीद बमबारी हो रही है, 55 के करीब या 60 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं वहाँ पे। तो इसके रोकथाम के लिए आया पाकिस्तान को किरदार अदा कर सकता है, या फिर अगर उसने हमले नहीं रोके लेबनान में तो ईरान को मजबूरन अपनी ये सालसी जो भी बातें, ये टॉक्स चल रही हैं, उसको रद्द करनी पड़ेगा? देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपनी ट्वीट में ये लिखा है कि इस पीस एग्रीमेंट के अंदर, इस जंगबंदी में, सीज फायर में ईरान एंड लेबनान बिल्कुल दोनों शामिल हैं। इसका मतलब है कि ट्रंप से बात हुई है शहबाज शरीफ साहब की। बिल्कुल अब अगर इसराइल वायलेशन कर रहा है तो अब ये अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को लगाम दे। यही इसराइल है, यही नेतन्याहू है जिसने पहले ट्रंप को मरवाया है। उसको कहा था कि 3 दिन के अंदर ये जंग तमाम कर देंगे। और जब पहले दिन जब आयतुल्ला खामनाई साहब को शहीद किया तो उन्होंने कहा बस 2 दिन और है, कहानी खत्म। लेकिन वो 40 दिन हो गए, ट्रंप भी फंस गया। जेडी वेंस ने जाके डांटा उसको नेतन्याहू के साथ, उसने जो है वो लड़ाई ये की सुनने में भी आया कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और नेतन्याहू की मुमारी भी हुई बिल्कुल थी। सही बात। और उसके बाद से जेडी वेंस मंजर आम से भी बिल्कुल गायब हो गए थे। फिर मार्को रूबियो आके बयान दे रहे थे बीच में। तो अब ये वाली सूरत हाल है। एक तो ये कि फिर अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो अपने नाजायज बच्चे को, इसराइल को, जिसको कहा जाता है पूरी दुनिया में कि इसराइल इनका नाजायज बच्चा है, तो उसको रोके। अगर वो नहीं रोकेगा तो फिर बात खराब हो जाएगी। दूसरी बात, लबनान पे जो हुई है, देखें जारियत बहुत ज्यादा है लबनान पर। बिल्कुल अभी जो खबर आप बता रहे हैं उसमें सैकड़ों लोगों की शहादत, सैकड़ों लोगों के, बल्कि आज तो ये है कि कब्रिस्तान में किसी तदफीन के मौके पे उन्होंने, बिल्कुल बैरूत में भी उन्होंने शहरी इमारतों के ऊपर, सिविल इमारतों पे, सिविलियन शहरियों पर इंफ्रास्ट्रक्चर मारा पे है। किया है। आम लोग जो घरों में बैठे थे, फ्लैट्स में रह रहे थे, सो रहे थे, बैठे थे, खाना खा रहे थे, उनके ऊपर बमबारी की है।
कब्रिस्तान के ऊपर बमबारी की है जहां लोग अपने शोधा को दफना रहे थे। तो ये इसराइल की वो वहशियाना यानी शक्ल है जो हमने पहले वो गजा में भी देखी है। मैं आपको बिल्कुल बताऊं, ये उस चीज का एक रिएक्शन है कि जो कल लुबनान की जो मज़ाहमत की तंजीम है वहां पर, जो क्या नाम है इसका, हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह का। उन्होंने कल एक बहुत बड़ी कार्रवाई वो लितानी दरिया के ऊपर की है। दरियाए लितानी जो है जनूबी लेबनान और मकबूजा फ़लस्तीन के दरमियान, वहां पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है कि वहां जो इसराइली इलीट फोर्स है उसे पसपाई का सामना करना पड़ा कल। और सराया मतकल उनका नाम बिल्कुल, है। और कहा जा रहा है कि इतनी खतरनाक कार्रवाई थी कि 40 मिनट तक इसराइली फौजी सिर्फ भागते रहे, नीचे जमीन पे लेटकर अच्छा। रेंगते रहे। इलीट कमांडो थे ये इसराइल के। सही। और ये उन जो ये हमारे वो लबनानी जो जवान है हिजबुल्लाह जिन्हें कहते हैं, उनके सामने जो है ये तालिबान रजवान यूनिट होगा उनका, नहीं पता कौन जो सा एक्टिव। यूनिट है। बिल्कुल, हाँ तो उन्होंने इनको मारा है कल। सही। तो ये उसका भी हो सकता है कि इन्होंने वो गुस्सा निकाला, क्योंकि कल बड़ी जिल्लत हुई है, इनको भागना पड़ा। यानी वो बता रहे हैं कि अपनी सारी चीजें भी छोड़ के भागे हैं, जो इनकी इंजीनियरिंग कोर थी, जो वहां पे सारा साजो सामान था, कल वो भी छोड़ के भागना पड़ा। तो अब ये वाली जब सारी चीजें हैं तो यकीनन उसका गुस्सा, उसकी जो कहना चाहिए कि बदमाशी भी उन्होंने, वो आम शहरियों को कत्ल करके लेते हैं, बिल्कुल। मैदान में तो ये नहीं लड़ सकते। तो अब ये वाली जो सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी बन गई है, अमेरिका की भी जिम्मेदारी बन गई है कि वो इसराइल को लगाम दे। बिल्कुल। अगर नहीं दिया तो फिर ये मामला, अच्छा इसराइल को एक गुस्सा और भी है कि इन फ्यूचर अमेरिका और ईरान का मुआहिदा होता है तो ये तो सही इसराइल खतरा है। इसराइल इसमें से आउट है। आउट है। इसराइल तो फ्यूचर में किसी मंसूबे का पार्टी नहीं बनता, नहीं बनता। ना पाकिस्तान इसको बनाएगा ना ईरान बनाएगा। तो अब ये अमेरिका के कांधों पर जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को लगाम दे। यानी अमेरिका फंस चुका है के साथ में। बिल्कुल फंस चुका। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ये बात हमें सुनने में आती है कि रशियन तज्जिया निगार हैं, वो ये कहते हैं कि ईरान ने एक न्यूक्लियर हमला किया। ईरान ने एक न्यूक्लियर हमला किया, वो हमला है स्ट्रेट ऑफ हरमोज का हासिल करना। गालिबन ये एक न्यूक्लियर हमले से कम नहीं है। उससे भी बड़ा है। वो स्ट्रेट ऑफ हरमोज जिससे पूरे गल्फ का ऑयल और दूसरे प्रोडक्ट्स दुनिया भर में, गालिबन दुनिया का 20% ट्रेड यहाँ से होता है, वहाँ पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। और ये मेरे ख्याल में 10 पॉइंट्स एजेंडा में भी है बिल्कुल है। कि स्ट्रेट ऑफ हरमोज का जो उसकी वो है, उसके पास कंट्रोल रहे। तो क्या ईरान और ओमान मिलके कोई एक शिप ट्रांजिट्स का कोई, मतलब कोई इसके हवाले से कुछ इनका क्या प्लान है आपस में? ईरान और ओमान की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ईरान अगर लेकिन क्या ओमान ने ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया है? खलीजी ममालिक में जो ईरान अगर बहुत से किसी ममालिक पे अगर वो यानी वो एतमाद रखता है तो उनमें नंबर 1 वो ओमान है, बिल्कुल। जिसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है। और मुमकिन है कि इन फ्यूचर ये काम हो जाए, क्योंकि देखें इससे ये मस्कत को भी फायदा है। बिल्कुल। अगर कोई ट्रांजिट सिस्टम बनता है जिसमें मस्कत और ईरान ज्वाइंट एडवेंचर हो, इस ज्वाइंट वेंचर में जहां कुछ पैसे वो मस्कत को मिलेंगे, वहां कुछ पैसे ईरान को भी मिलेंगे। बिल्कुल। माशी फायदा है, माली फायदा है, दोनों का फायदा है। तो ये होगा। और ये मुआहदे के अंदर भी ये बात उन्होंने जाहिर की है कि आबनाए हरमुज के ऊपर ईरान की बरतरी वाज़ेह रहेगी, इसको कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। और ईरान की मुसल्लह अफवाज इसका कंट्रोल संभालेंगे। और अभी भी सीज फायर में ये नहीं कि खोल दिए उन्होंने स्ट्रेट, उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इस तरह खुली हुई है कि अमेरिका और इसराइल के जहाज यहाँ से नहीं गुजरेंगे जब तक पूरा मुआहदा नहीं हो जाता। अलबत्ता जिन जहाज़ों को हमारी मुसल्लह अफवाज इजाज़त देंगी, महदूद वो लिमिटेशन के साथ, एक वो कोई एसओपी बनाई होगी, एसओपी, कोई क्राइटेरिया होगा, बस ये कि वो कोई दो आइलैंड्स के बीच में से ही जब गुजरेंगे, वरना उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम उसका टैक्स लेंगे और टैक्स लेके छोड़ देंगे, वो हमारी इजाजत से छूटेंगे, अदरवाइज बंद है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि पर शिप के उन्होंने $2 मिलियन ईरान ने कहा है लेने का। तो इस तरह से कोई तज्जिया निगार ये बताते हैं कि साल में 100 बिलियन ईरान इजीली उससे अर्न कर सकता है। तो ये ईरान के अंदर एक जो सैंक्शन कंट्री ऑलरेडी सबको पता है, आपको भी पता है, तो इसमें कितना मौसर रहेगा? इसमें से ईरान कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा इसके बाद, अगर ये इसमें कामयाब हो जाता है? जो ईरान की जो इन्वेस्टमेंट से जहाँ तक ताल्लुक है, तमाम तरह पाबंदियों के बावजूद भी पिछले 47 सालों में भी ईरान ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो तालीम के शोबे पे की है, सेहत के शोबे पे की है, बुनियादी ज़रूरियात के शोबे पे की है, इसी तरह टेक्नोलॉजी के शोबे पे की है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर टेक्नोलॉजी पे की है, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर की है। तो ये जब पैसा आएगा तो जाहिर है ये जितने पेशरफ्त के काम है जो अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक हैं, बिल्कुल, ईरान उन्हीं पे खर्च करेगा। जहाँ अवामी फलाह बहबूद है वहाँ उनका अपना वो डिफेंस भी है। बिल्कुल, अवामी फलाह बहबूद और डिफेंस, इन दोनों पे खर्च होगा। क्योंकि ये खतरा आप देखें ना, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पता नहीं 15 दिन बाद कामयाब होंगे या नहीं होंगे, फिर अमेरिका हमला कर दे, ये सबको पता है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो फिर क्या होगा? फिर यही जंग होगी जैसे आज हो रही थी।
फिर ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। तो बिल्कुल। ऑप्शन तो खुले हुए हैं सारे। तो ईरान को भी पता है कि अगर 15 दिन में अमेरिका अपनी एनर्जी बहाल करके दोबारा जंग में आएगा तो ईरान भी वो 15 दिन में अपनी एनर्जी बहाल करके आएगा। दिन रात काम बिल्कुल। करेंगे वो भी। ये नहीं है कि वो सो जाएंगे आज के बाद, नहीं, वहां पे भी जो है ना वो काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं जो ईरान को जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो खतरात हैं वो यही हैं कि अमेरिका एक नाकाबिल एतमाद रियासत है, बिल्कुल। खासतौर पर ट्रंप की क़यादत में, और उससे कुछ भी इंसानियत के खिलाफ इक़दाम किए जाने की तवक्कुआत की जा सकती हैं। दुआ यही है कि ये जो इस्लामाबाद अकॉर्ड बनने जा रहा है ये बन जाए, कामयाब हो जाए, जंग बंदी रहे, पीस रहे, अमन रहे, ताकि अब ईरान जो है, जैसा आपने कहा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के सारे ये जो सूरत हाल है, इस वक्त का ईरान 47 साल के ईरान से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और एक तरीके से इस वक्त एक ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था 1979 में, उसको एक नई ये रीबर्थ हो गया, रीबर्थ हो गई है। ये रीबर्थ हुआ है और अब इसकी एक नई अफजाइश है, नई नस्ल है, नए बच्चे हैं, नए जवान हैं। वो इमाम खुमैनी के ज़माने में थे बच्चे, वो बूढ़े हो गए आज। बिल्कुल। अब कितने शहीद हो गए। अब जो आयतुल्लाह खामनाई साहब के ज़माने के थे जवान, वो अभी वो बुढ़ापे के करीब है। बिल्कुल। और अब उनकी शहादत के बाद जो बच्चे हैं वो अब इस सिस्टम को लेकर, यानी अगले 50 साल 100 साल के लिए ये निज़ाम ये आगे बढ़ गया है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि जो करंट ईरान की जो क़यादत थी, तकरीबन चाहे वो IRGC में हो या फिर पॉलिटिकल विंग के हों, तकरीबन शहीद हो चुके हैं। एक नई क़यादत हमारे सामने आई है। उनके जो नए रहबर हैं आयतुल्लाह मुज्तबा हुसैन खामनाई। तो न्यू लीडरशिप के बारे में आपके क्या राय हैं? मतलब ईरान को किस तरह से, मतलब बहुत ही सॉफ्ट पावर की तरह वो एक रूल दुनिया भर में अपने आप को शो करेंगे, या फिर अगर किसी ने जारियत की कोशिश की तो पहले वाला कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा? देखिए, ये समझने के लिए बहुत सादा सी बात है कि जो ईरान की नई क़यादत है, जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई साहब हैं, वो दुनिया भर के मुसलमानों के एक वो मजहबी एतबार से भी वो रहबर हैं, रहनुमा हैं। सिर्फ वो ईरान के लिए नहीं है। बिल्कुल। जिस तरह उनके वालिद मोहतरम थे, सेम वही पोजीशन इस वक्त उनकी है। एक बात तो यह। दूसरी बात यह कि ये इनकी भी परवरिश अपने वालिद की सरपरस्ती में और बड़ी कुर्बत में हुई है, और उन्होंने अपने वालिद मोहतरम को बड़े करीब से देखा, पूरी दुनिया और दीन के मामलात को चलाते हुए देखा है, सियासत को देखा है। मेरे ख्याल में ईरान इराक वॉर में भी ये खुद भी वॉर में रहे मौजूद थे। बिल्कुल, ये नौजवानी के ज़माने में इन्होंने खुद भी वो जंग लड़ी है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से आए हैं, बल्कि एक बचपन से परवरिश पाता हुआ एक वो बच्चा है जो इस वक्त 50 या जो भी उनकी जो एज है, वो इस साल में आकर इस वक्त वो मैच्योर होकर मुल्क की कमांड संभाल रहा है। तो उनके साथ भी हमें वही तवक्कुआत हैं जो उनके वालिद मोहतरम के साथ थे, कि वो दुनिया इस्लाम को मुत्तहिद करेंगे। दुनिया जो शैतानी दुनिया है जो इस वक्त फ़लस्तीन, लुबनान और गज़ा और ये सारी चीज़ें कर रही है, उन पर जुल्म कर रही है, उनके ख़िलाफ़ इनका जहाद, इनकी जदोजहद, इनकी स्ट्रगल जारी रहेगी जैसे उनके वालिद की थी। क्योंकि ये निज़ाम है, ये किसी एक शख्स के जाने से ख़त्म नहीं होता है। बिल्कुल। ये इमाम खुमैनी चले गए थे तो जो फिर खामनाई साहब आए तो उन्होंने भी वही काम किया। अब ये दूसरे खामनाई, यानी खामनाई वो जूनियर कह लें, अगर आम जो अल्फाज अगर इस्तेमाल करें दुनिया बिल्कुल, तो वो अपने वालिद मोहतरम की लाइन पे चलेंगे, क्योंकि वो निज़ाम की लाइन है, वो किसी की लाइन नहीं है, वो किसी शख्स की नहीं है, बल्कि वो एक निज़ाम का रास्ता है जिस पर इन्होंने चलना है। तो ये इंशाल्लाह उसी को रास्ते को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इनसे भी तवक्कुआ दी। और जो आपकी दूसरा सवाल का हिस्सा है कि ये अपना दिफा करेंगे, ये देखें हर मुल्क अपना दिफा पहले करता है। पाकिस्तान है मिसाल, अगर हिंदुस्तान हमला करे, आप और मैं क्या करेंगे? दिफा करेंगे अपने मुल्क को बचाएंगे, अपनी नामूस, अपनी इज्जत, अपनी हुर्मत को बचाएंगे, अपने लोगों को बचाएंगे। तो ये हर रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी और तरजीह है। बिल्कुल। कि जब उस पर कोई दुश्मन हमलावर होगा तो वो क्या करेगी? अपना डिफेंस करेगी और हर मीन्स में करेगी। डॉक्टर साहब, गज़ा की इस वक्त क्या सूरत हाल है? वहाँ पे लोग अभी भी उसी तरह सफ़र कर रहे हैं या फिर कुछ लोगों के लिए बेहतरी आई है वहाँ पे? बहुत अच्छा किया आपने फ़लस्तीन के बारे में या गज़ा के बारे में बात की। मैं वेस्ट बैंक का भी कुछ अगर आप बताना चाहें इसी उसमें। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो ईरान और ये सीज़ फायर की हम बात कर रहे थे, तो ईरान के जो कमांडर जुल्फ़कारी हैं, जो वहाँ के ISPR हैं ईरान के, उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो जंगबंदी है, ये जो सारी कामयाबी है, जो फतह है हमारी, वो सिर्फ ईरान की फतह नहीं बल्कि फ़लस्तीन, लबनान, यमन, इराक और शाम में जो हमारी मुज़ाहमती ताकतें हैं, बिल्कुल, जिसमें सारी हैं। फ़लस्तीन की भी मुज़ाहमती सबको पता है कौन है, लबनान में कौन है, इराक में कौन है, यमन में कौन है। उन्होंने कहा इन सब की फतह है। सबका नाम लेकर उन्होंने कहा यमन अजीज़, लबनान, फ़लस्तीन, हमास, सबका नाम लिया
तो ये बड़ा एक क्रेडिट है कि जो वो अपनी जंग के साथ वो कह रहे हैं कि हम, और एक और अहम बात की उन्होंने कहा कि ये जंग बंदी का मतलब ये नहीं है कि ईरान में जंग बंदी होगी, बल्कि फ़लस्तीन, तमाम लबनान, यमन मुज़ाहिमत सब ही। जगहों पे बंद होगी। हम ये वाली शर्त है हमारी, यानी पहली शर्त यही है। अब जो अगली बात आपने की है कि फ़लस्तीन और ये गज़ा की सूरत हाल क्या है, तो सूरत हाल ये है कि देखें, वेस्ट बैंक में आप जाएं तो मस्जिद अक्सा के ऊपर तकरीबन आज 40-50 रोज से बंद पाबंदी है। बंद है। मस्जिद अक्सा में लोगों को जाने नहीं दिया बिल्कुल जा रहा, मस्जिद बिल्कुल। अक्सा को पाबंदी है। बिन गुएर जो इनका गालिबन ये 800 साल बाद पहली बार इतनी पहली बार है, बिल्कुल। बन रही है मस्जिद फिर अक्सा। ये जो सहूनी वजीर है, जो ये क्या नाम है इसका, इतमार बिन गुएर, इतमार बिन गवीर। ये गया है वहां पर, इसने धड़ल्ले से वहां ये मस्जिद अक्सा बिल्कुल की तौहीन की है। मुझे हैरत हो रही है कि ये मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान कैसे चुप बैठे हुए हैं। किबला अव्वल की तौहीन हो रही है, बिल्कुल। बेहुरमती हो रही है, और ये हमारे ये मुसलमान और जो सारे अरब हुक्मरान है खामोश बैठे हुए हैं, मुरम्मत नहीं कर रहे, कोई इकदाम। इनकी खामोशी बेहिसी इन सहूनी वजीरों को ताकत दे रही है कि वो मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पामाल करें। ये वेस्ट बैंक की सूरत हाल है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म है, जबर है, बिल्कुल किबला अव्वल ख़तरे में है। गजा में आ जाए तो सादा सी बात है कि आपको पता है हज़ारों लोग शहीद हो गए, बिल्कुल। लेकिन इस वक्त 18,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी ऐसे हैं जो हैंडीकैप है, जिनका किसी का एक उनको मेडिकल एड की सख्त मेडिकल जरूरत एड की जरूरत है, किसी का एक हाथ से माजूर है, कोई पैर से, कोई टांग से, कोई किसी चीज़ से माजूर है। उन्हें इमीडिएटली गजा से ट्रैवल करना है दुनिया के दूसरे मुल्कों में, है। बिल्कुल जहां उनका इलाज मुआवजा हो सके। ये बहुत बड़ा मसला है वहां पर इस वक्त। लेकिन वो रफा क्रॉसिंग पे जो हमारे वो मिस्री सो कॉल्ड मुसलमान भाई जो रफा क्रॉसिंग पे बैठे हैं माशाल्लाह से, वो मिस्री भाई कह रहे हैं कि $5,000 दो रिश्वत, अच्छा। तो एक फ़लस्तीनी को निकाल लो। अब 18,000 को मल्टीप्लाई करें $5,000 से, इतना डॉलर, मिलियन डॉलर कहाँ से लाएंगे ये फ़लस्तीनी एक के? पासपोर्ट का भी इशू था कि जिसमें वो कुछ जो ट्रांजिट में मांग रहे थे उसमें करंट पिक्चर्स भी ऐसी वो ले रहे थे कि मतलब उसी जख्मी हालत में है, जी कोई बिल्कुल इसका भी कोई बिल्कुल इंतजाम वहाँ पे कोई, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें जो मिसमैनेजमेंट हो रही हैं, जो सारी वहाँ पे यानी हो एक रही हैं, तबाहशुदा इलाके से बिल्कुल। पूछ रहे हैं कि वो पासपोर्ट कहाँ है आप लोगों पासपोर्ट का, और इस यानी तरह जिसका का। घर आपने तबाह कर दिया, जिसके बिल्कुल बच्चे मार दिए, जिसका सब कुछ खत्म कर दिया, भाई उसको तो ट्रैवल पेपर दो, उसको निकालो, बिल्कुल वो जाके इलाज करे, वापस आए, फिर बना ले पासपोर्ट। बिल्कुल। आप अभी उसके ऊपर इतनी वो सख्तियां की हुई हैं, उससे ज्यादा वो रिश्वत मांग रहे हैं आप। $5,000 किसी वो जख्मी से मांगना, ये कहाँ का कानून है? कहीं का ये नहीं। शर्म आनी चाहिए मेरे ख्याल इनको। में ये ये इस्लाम नहीं तो इंसानियत के तनाजुर में भी ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये वाले वो मसाइल हैं अभी वहाँ पर लोगों के पास। देखें, इमदाद की ज़रूरत है। मैं अपील भी कर रहा हूँ कि हम में से हर किसी की जिम्मेदारी है फ़लस्तीन, लुबनान, ईरान, इन मजलूमों के लिए वो मदद करें। सबसे बिल्कुल। ज़्यादा फ़लस्तीनी मजलूम हैं, उसके बाद हमारे लबनान के भाई लेबनान के बहुत कुर्बानी दे रहे हैं, गालिबन बहुत कुर्बानी दे रहे हैं। 1.5 मिलियन लोग लेबनान में बिल्कुल, डिस्प्लेस्ड हैं। 12-13 लाख लोग बिल्कुल डिस्प्लेस्ड हैं, जिनका पूरा जनूबी लबनान में अपने घर थे, अपने घर में। साथ ही घर थे। आप जाके देखें क्या खूबसूरत घर हैं उधर, मैंने देखे। बिल्कुल। उन घरों वो को भी एक छोड़कर, तहजीब है एक हिसाब से। तहजीब है। वो बेचारे अपना घर छोड़ के इधर शहरों में आए हुए बेघर हैं, बिल्कुल बच्चे बेघर हैं उनके। ये उनकी वो मदद करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम सबकी जिम्मेदारी है फ़लस्तीन की, लुबनान की, ईरान की मदद करें। सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन और लुबनान की मदद करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमिटीज़ हैं, जैसे जीसीसी है, ओआईसी है, इनका तो कुछ अता पता ही नहीं है। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम अगर कुछ ऐसा हुआ है तो एक मीटिंग ही मुनक्किद हुई थी इनकी। फिजिकली इनका कुछ असर और रसूख नहीं है, ये चाहते ही नहीं है, या इनके पास पावर्स नहीं है, या या इनको कोई ऐसी ताकत है जो इनको कुछ काम नहीं करने दे रही, या खुद से इनका विल ही नहीं, इनकी विल ही नहीं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जीसीसी हो या ओआईसी हो, ये अपना किरदार अदा नहीं कर पाए। ख़ास तौर पर आप देखिए, एक मौका था ओआईसी के पास। ये क्यों बनी थी? ये फ़लस्तीन का दिफा करने के लिए बनी थी। बिल्कुल किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के दिफा के लिए बनी थी। चलो नहीं कर सकी, कतर पे इसराइल ने हमला किया, अब तो कुछ कर लो। अब भी अपने नहीं ही किया, उसमें अब कुछ भी नहीं किरदार किया। नहीं आता। वो शर्मीले और शर्मा के और ऐसे मुरझा के बयानात दिए डर के। जब आप इतना गिर जाएंगे, इतना बेहिस हो जाएंगे, इतना रुसवाई और जिल्लत को अपने गले में बांध लेंगे, तो फिर आपसे कौन उम्मीद रखेगा? क्या कतर के अवाम को अपने हुक्मरानों से कोई उम्मीद है? क्या इन अमारात वालों से, क्या उनके अवाम को कोई उम्मीद है? ठीक है, जो इसराइल के साथ पीछे जा रहे हैं। इसी तरह दीगर अरब ममालिक से जिनके अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, जिन्होंने अमरीकी अड्डे दिए हुए, क्या इनके अवाम इनसे खुश हैं? बिल्कुल वो क्या क्या जॉर्डन के अवाम इससे खुश हैं? कोई खुश नहीं है इनसे। ये सारा एक टोला है जिसका मकसद है इक़्तिदार पे काबिज रहो, अमेरिका की खिदमत करते रहो, इसराइल की खिदमत करते रहो, इस्लाम की, इंसानियत की, किसी चीज़ डॉक्टर की साहब, फिक्र नहीं। अमेरिका की तो इन्होंने बहुत खिदमत की, अपने मुल्क में बेसिस भी दिए, लेकिन वक्त आया तो अमेरिका पीछे हट गया। तो अब फ्यूचर में आप क्या देखते हैं कि अमेरिका
का इस खित्ते में बेसिस उसको मुस्तहकम कर पाएगा, दोबारा से उस तरह से कंट्रोल रख पाएगा, या ये दी एंड अमेरिका का? देखिए, अमेरिका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। ईरान के 10 नुकात में ये भी एक नुकता है। बिल्कुल अमेरिका इस खित्ते से ना निकला तो ये अरबों की सिक्योरिटी भी ये बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद। क्योंकि ये जब तक इस खित्ते में रहेगा, ईरान पर या किसी मुल्क पर हमले करेगा तो वो मुल्क भी इनके ऊपर फिर वापसी पे जवाबी कार्रवाई करेगा। जवाबी कार्रवाई में फिर ये हमारे अरब भाइयों को भी नुकसान होगा। तो डॉक्टर अरबों साहब को आप ये चाहिए, भी ज़रा बताएं कि ये जो अरबों अरब मुल्कों में जो ईरान हमले भी कर रहा है, क्या ये वहाँ की आवाम के ऊपर या फिर अमरीकी मफादात पे वहाँ पे कर रहा है? हरगिज ऐसा नहीं है। जो ईरान ने देखें जवाबी कार्रवाई की है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 3314 जो कि 1974 में बिल्कुल यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने यूनानिमसली अप्रूव की थी, उसको अडॉप्ट किया था तमाम मुल्कों ने दुनिया के, कि अगर कोई एक मुल्क से कोई दूसरा मुल्क आकर उसकी सरजमीन से तीसरे मुल्क पे हमला करे तो तीसरे मुल्क का ये राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है कि वो अपने जवाब में उस मुल्क पे हमला करे। उस मुल्क पे हमला इस सूरत में कि वहां उसके अड्डे हों। बिल्कुल अब जो ईरान ने किए हैं, क्या ईरान ने हरमैन शरीफैन पे हमला किया? बिल्कुल क्या ईरान ने किसी सऊदी फरमरवा पे हमला किया है? बिल्कुल नहीं, क्या ईरान ने अमारात की किसी सरकारी महल पे हमला किया? सभी नहीं। ऐसा कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ है। ईरान ने जो जो आखिरी भी हमला किया था, जुबैल जो 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 ऑयल फील्ड है, ऑयल फील्ड, उस जुबैल ऑयल फील्ड के अंदर तो 14-15 कंपनियां तो अमेरिका की बैठी हुई काम कर रही हैं। बिल्कुल अमेरिका की जो कंपनियां हैं, ईरान ने उन कंपनियों के ऊपर अटैक किया है, उन ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाया जो अमेरिका के मातहत काम कर रही हैं। वो सऊदी जो और वैसे अरामको भी है, सऊदी अरामको को निशाना नहीं बिल्कुल। बनाया। ईरान ने कहा कि हम सऊदिया का एहतराम करते हैं, सऊदी हमारे भाई हैं, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम अमेरिका को नुकसान पहुंचाएंगे। तो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना, हरगिज सऊदी अरब पे हमला नहीं है, हरगिज अमारात पे हमला नहीं है, कतर पे, कुवैत पे, बहरीन पे हमला नहीं है, बल्कि ये अमरीकी मफादात पे हमला है। बिल्कुल। अमेरिका के फौजी अड्डों पे, अमेरिका के मुआशी अड्डों पे हमला है। अब अगर अमेरिकी फौजियों को आप फौजी अड्डे से निकाल कर किसी होटल में ठहरा दें तो भाई वहां ऑप्शन तो नहीं अमेरिकी फौजी तो होटल में बैठा हुआ है ना। जब आप मेरे घर में आके मेरे फ्लैट में बम मार के जाएंगे तो ये भी तो फ्लैट में हम मारेंगे ना फिर उसको। और ये जो जुबैल ऑयल फील्ड में जो हुआ है, ये ईरान ने इनिशिएट नहीं किया, गालिबन पारस जो ऑयल फील्ड में उसी उस की पे जवाबी कार्रवाई कार्रवाई नहीं किया। जब आपने ईरान की ऑयल फील्ड को हिट किया तो उसने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी कौन सी ऑयल फील्ड है, ओके। उन्होंने कहा हम तुम्हारी ऑयल फील्ड पे मारेंगे। अमेरिका की ऑयल फील्ड पे मारा ना उन्होंने, सऊदी अरब की ऑयल फील्ड को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। बिल्कुल ये असल बात है, ये अवाम को समझना चाहिए। बिल्कुल अवाम को हरगिज ये इस टेंशन में नहीं जाना चाहिए कि सऊदी अरब है, ईरान है। भाई ये पॉलिटिकल मामला है, ये अमेरिका के खिलाफ जंग है, ये सऊदी अरब के खिलाफ नहीं है, अमारात के खिलाफ नहीं है, कतर के खिलाफ नहीं है। कतर ने क्यों कहा कि ईरान जारियत नहीं कर रहा, बल्कि ईरान अमरीकी निशानों को निशाना बना रहा है? ये कतर के वजीर खारजा जो हैं, उनके तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है। अच्छा, बिल्कुल 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा ईरान जारियत नहीं कर रहा। मेरे वीलॉग में ये इसके सारे मैंने उसके एविडेंस दिए हैं, सारे मेरे पेज पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी आपने शुक्रिया। वक्त निकाला। नाजरीन, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।